नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 180वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों द्वारा किस क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद लड़ा गया था। देखिए, जो कर्नाटक युद्ध है इनको लेकर के सवाल बनता है। हमारे इतिहास में 3 इंपॉर्टेंट कर्नाटक युद्ध हुए हैं। 3 कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? यह जो युद्ध हुए ये आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। कितने कर्नाटक वॉर्स हुए थे? तो 3 हुए थे। जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो आपके 1746 से लेकर 1748 के बीच में चला था। इनके कारण पूछे जाते हैं। जो पहला कर्नाटक युद्ध था इसका कारण क्या था? देखिए, यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के 1740 से ही ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। वही कारण था यहां पर, ये दोनों यहां पर लड़ने लगे। तो पहले कर्नाटक युद्ध का जो कारण माना जाता है वो ऑस्ट्रिया का युद्ध ही, जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था वो माना जाता है। यह इसका पहली बात जो आपको याद करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जैसे हम 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं कि युद्ध का जो उस समय क्रांति हुई उसका कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया दमन, यहां के लोगों का किया गया शोषण। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। उसी प्रकार इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार है, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों को अपने अधिकार में कर लिया था। वही इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। जैसे ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा किया, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का जो प्रमुख केंद्र था मद्रास, इसको अपने अधिकार में कर दिया था। ठीक है, बाद में इनकी लड़ाई होती है जिसे हम पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 1748 में यूरोप के अंदर एक संधि होती है, एक्स ला शापेल की संधि, या जिसे ए ला शापेल की संधि भी कहते हैं। इस संधि के तहत जो आपकी 1748 में हुई, इसके तहत यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। भारत में पहला कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत जो मद्रास था ये वापस अंग्रेजों को दिया गया, यानी अंग्रेजों को मिला, और उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग करके एक जगह थी वो फ्रांसीसियों को दी गई। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, बाकी दोनों युद्धों को भी यहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप एक ही क्वेश्चन को देखें तो तीनों युद्ध आपके एक साथ रिवाइज हो जाएं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार। ठीक है, इस युद्ध की समाप्ति 1755 में होती है जब पौंडीचेरी की संधि करी जाती है, और इस संधि के तहत यह डिसाइड किया गया कि दोनों देश अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था इसमें फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था, काफी फेमस गवर्नर है, उसका नाम आता है, उसका नाम था डुप्ले। ठीक है, 1754 तक ये गवर्नर रहा, बाद में इसे गवर्नर से हटा दिया गया और एक नया गवर्नर यहां पर आया जिसका नाम था गोडेहू। इसीलिए 1755 की जो पौंडीचेरी की संधि है उसे गोडेहू की संधि भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो आपके 1756 से लेकर के 1763 के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया। यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसी का विस्तार था ये वाला तीसरा कर्नाटक युद्ध। इसका कारण क्या था? यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध। 1763 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि, उसी के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। संधि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस युद्ध के अंतर्गत एक साल आता है 1760 का साल, और इस युद्ध के दौरान एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको कहा जाता है वॉन्डी वॉश का युद्ध। क्वेश्चन बनता है, वॉन्डी वॉश का युद्ध कब लड़ा गया? 1760 में लड़ा गया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो आयरकूट था,
और फ्रांस का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम काउंट डी लाली था। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हो जाती है और भारत में फ्रांसीसी का पतन हो जाता है। किस युद्ध के माध्यम से? वोंडीवोश का युद्ध, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। तो ये हमने तीनों कर्नाटक युद्ध को यहां पर देखा। नेक्स्ट है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत, किस प्रकार की पूंजी माना जाता है उत्पादन के लिए जो हम कच्चा माल और नकदी का इस्तेमाल करते हैं उसे? देखिए, कच्चा माल और नकदी यह एक प्रकार की कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए, कार्यशील पूंजी वो पूंजियां होती हैं जिनका इस्तेमाल दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है और उत्पादन में जिनका इस्तेमाल होता है वस्तुओं के। जैसे आपका कच्चा माल है, दैनिक इसका इस्तेमाल होगा। नकदी है, इसका भी आपका दैनिक कार्य जो क्रियाकलाप हैं उनमें इसका इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भौतिक पूंजी की बात करें तो भौतिक पूंजी में ऐसी वस्तुएं आती हैं जैसे जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, भवन हो गए, वो सारे भौतिक पूंजी में आते हैं। और मानव पूंजी में क्या आता है? मानव पूंजी में व्यक्ति का कौशल आता है, व्यक्ति की योग्यताएं आती हैं, जो व्यक्ति की प्रतिभा, उसका ज्ञान, वो सब मानव पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, एफसीसीबी की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, एफसीसीबी की बात करते हैं, यह एक प्रकार का एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो एक कंपनी के द्वारा 3 से 7 साल के लिए इसे जारी किया जाता है और मुख्य तौर पर विदेशी फंड जुटाने के लिए इसे जारी किया जाता है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इसका पूरा नाम है। विदेशी फंडिंग जुटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कंपनियां जारी करती हैं 3 से 7 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? हमने कई बार कंप्यूटर की मेमोरियों के बारे में बात करी है, उनकी इकाइयों को देखा है। वही आपका क्वेश्चन बना है कि 1 पेटाबाइट में किसके ये बराबर होता है। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो आपकी बिट होती है। ठीक है, जब हम ऐसे ही 8 बिट को मिलाते हैं तो हमें मिलता है 1 बाइट, और जब हम 1024 बाइट को मिला देते हैं तब हमें मिलता है 1 किलोबाइट, यानी केबी की हम बात कर रहे हैं। केबी के बाद किसका नंबर आता है? सबसे ऊपर आपके आ गए केबी, केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद आप जानते हैं जीबी यहां पर बनता है, उसके बाद बनता है टीबी, फिर बनता है पीबी यानी पेटाबाइट, फिर बनता है एक्साबाइट, फिर बनता है आपका जोटाबाइट और फिर बनता है आपका योटाबाइट। तो ये इसका पूरा क्रम है। बिट से शुरू होता है, बाइट और फिर किलोबाइट में आता है, और किलोबाइट के बाद का ये इसका क्रम है। पहले मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटा और योटाबाइट। आपको पूछा है पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये रहा आपका पेटाबाइट। ये पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? यानी जैसे एक सवाल बनता है कि मतदान से कितने समय पहले चुनाव प्रचार रुक जाता है। आपको विकल्प दिए जाते हैं कि मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले या मतदान खत्म होने से 48 घंटा पहले। तो जो चुनाव प्रचार रुकता है वो मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले रुक जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से भी समझा था कि मान लीजिए 6 तारीख को वोटिंग होनी है और 6 तारीख को शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, यानी शाम 5 बजे 6 तारीख को वोटिंग खत्म हो रही है, तो मतदान आपका कब रुक जाएगा? 4 तारीख को 5 बजे, 48 घंटा पहले। ठीक है, उसी प्रकार जो घोषणा पत्र जारी करने की अवधि होती है मतदान खत्म होने से 48 घंटा पहले पहले आपको करना होता है। अगर मतदान खत्म होने में 48 घंटे से कम का समय है तो आप घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। वो चुनाव प्रचार के जैसा ही है, सेम। ठीक है, तो दोनों को आपने याद करना है। नेक्स्ट है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? देखिए, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमिटी, TERC इसको बोला जाता है। इस समिति की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी।
जो व्यापार और आर्थिक संबंध समिति है, और इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपने जल्दबाजी में वित्त मंत्री को टिक यहां पर नहीं करना है, ठीक है। इस समिति का गठन कब हुआ? 3 मई 2005, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा शहर है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? यह कहा जाता है मेघालय की राजधानी शिलोंग को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। शिलोंग को उसकी खूबसूरती के लिए स्कॉटलैंड के साथ कंपेयर किया जाता है और पूर्व का स्कॉटलैंड इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने राष्ट्रीय हाईवेज के बारे में जब बात करी थी तो डिटेल में जाना था। यह परियोजना किससे संबंधित होगी? राजमार्गों से, नेशनल हाईवे से संबंधित होगी। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो देखिए, जो इंडिया का 5 ईयर प्लान योजनाएं थी उनको हमने किस देश से लिया था? एक क्वेश्चन वो बनता है। उनको हमने यूएसएसआर यानी आज के रूस से लिया था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है पंचवर्षीय योजनाओं का विचार कहां से लिया गया था? तो रशिया से लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से होती है? 1951 से। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का वास्तुकार किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। जो पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनको लेकर एक सवाल और बनता है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाते हैं, जो कि जयंती है पीसी महालनोबिस की, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? यानी जो मनरेगा है इसकी बात यहां पर कर रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसकी जो शुरुआत करी गई थी, इस योजना को जो लागू किया गया था वो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हालांकि शुरुआत में इसका नाम क्या था? शुरुआत में इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम था। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा और ये क्या बन गया? मनरेगा बन गया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को और क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को कहा जाता है आधा बाइट। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जैसे मैंने अभी ऊपर कहा आपको, कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, ठीक है। बिट यानी 0 या 1 की फॉर्म में होता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। जब हम ऐसे ही 8 बिट को यहां पर मिलाते हैं तब हमें क्या मिलता है? 1 बाइट मिलता है। 8 बिट होती है 1 बाइट के बराबर, यानी आधा बाइट अगर होगा तो वो कितना होगा? आधा बाइट होता है 4 बिट, और इन्हीं 4 बिट को क्या कहते हैं? हम निबल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? देखिए, सिक्किम को लेकर के सवाल कई बार पेपर में बना है कि इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था, इसको लेकर के कौन सा संशोधन किया गया था। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, भारतीय संघ में इसे राज्य के रूप में स्थापित किया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, सिक्किम से जुड़े हुए 2 संशोधन हैं जो आपको याद करने। 35वां संशोधन जो आपके 1974 में हुआ था, और एक 36वां संशोधन जो आपके 1975 में हुआ। 35वें संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा यहां पर दिया गया, और 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अब यहां पर 35 तो है नहीं, तो सह राज्य की कोई बात नहीं है। डायरेक्ट आप किस पर टिक करेंगे? 36वें संशोधन को यहां पर टिक करेंगे। पत्थर की बुनी मूर्ति नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? देखिए, नृत्य करते हुए जो महिला की कांस्य मूर्ति हमें मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। सवाल यह है कि पत्थर से बनी मूर्ति जो डांस कर रही है पुरुष की, जिसे नटराज की मूर्ति को माना गया है, ये मूर्ति हमें कहां से मिली है? ये हड़प्पा से मिली है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति किससे ग्रहण करी थी?
इस नीति को लेकर के भी कई बार पेपर में सवाल आया है। देखिए, भारत में तुलुगमा युद्ध नीति, सबसे पहले जानते हैं तुलुगमा युद्ध नीति होती क्या है। देखिए, ऐसी नीति जिसके अंतर्गत अगर आपके पास छोटी सी सेना है तो उसे अलग अलग दिशा में या अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है ताकि आप दुश्मन को हर तरफ से घेर सके। इसी नीति को तुलुगमा नीति कहा जाता है कि अपनी पूरी सेना को छोटी छोटी अलग अलग इकाइयों में यहां पर बांट दिया जाए, दाएं बाएं बीच में और पीछे से, और फिर चारों तरफ से दुश्मन के ऊपर आक्रमण किया जाए। इस युद्ध नीति का भारत में जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन बनता है किस युद्ध में हुआ? पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में लड़ा गया। सवाल यह नहीं है कि किस युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ और किसने किया, सवाल यह है कि बाबर ने इस नीति को किन से ग्रहण किया था। बाबर ने यह युद्ध नीति उज्बेकों से ली थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, बाबर जब भारत नहीं आया था, भारत पर इसके आक्रमण शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले 1502 में इसने एक युद्ध लड़ा था जिसे कहा जाता है सर ए पुल का युद्ध। इस युद्ध में बाबर और उज्बेकों के बीच में लड़ाई होती है। उज्बेकों ने इस युद्ध में इसी नीति का इस्तेमाल किया और बाबर को बुरी तरह यहां पर पराजित किया। बाद में उसने इसी नीति का इस्तेमाल भारत में किया और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसकी बात कर रहा है। इसका आविष्कारक कौन है, किसने इसे विकसित किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था और यह 1989 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? देखिए, किस सुल्तान का दास था यह नहीं पूछा है। दास पूछा होता तो आप यहां पर इल्तुतमिश टिक कर देते। क्वेश्चन यह है कि किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री था ये नसीरुद्दीन शाह का। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। जो नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन महमूद इसका पूरा नाम था। 1246 से लेकर 1266 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहता है और इसके प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम करता है? बलबन करता है, ठीक है। इसने बलबन को उलूग खान की उपाधि भी दी थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है, ठीक है। एक फेमस किताब है तबकात ए नासिरी, जिसे मिन्हाज ने लिखा है। क्वेश्चन बनता है वह जो किताब है तबकात ए नासिरी, मिन्हाज की पुस्तक है, वो किस पर आधारित है? वो इसी सुल्तान पर आधारित है, नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर, ठीक है। जो मिन्हाज उस सिराज है जिसकी किताब के बारे में अभी हमने बात करी, मिन्हाज उस सिराज ने इस सुल्तान को दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है, ठीक है। इन मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को उपलब्ध है? कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में बना है और कई बार मैंने आपको कहा है कि सिर्फ 5 आर्टिकल को याद कर लीजिए, वो केवल भारतीयों के लिए हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपके आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 16। इसी को लगभग डबल कर दीजिए, एक आर्टिकल 30 और इससे एक आर्टिकल पहले चले जाइए आर्टिकल 29 और इन दोनों के बीच में आर्टिकल 19। तो ये 5 वो आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। पहला दिया है विधि के समक्ष समानता, यह आर्टिकल 14 में आता है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 में आता है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये वाला यहां पर गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है ये इसका सही आंसर है। वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल भारतीयों को प्राप्त है? जैसे मैंने कहा आर्टिकल 15, धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भारतीयों को प्राप्त है। एक है 16, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, वो भी भारतीयों के लिए है। फिर आते हैं 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के विकास की बात कही गई है और 30 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन किसके दरबारी थे? तो काफी फेमस दार्शनिक थे नागार्जुन और ये दरबारी थे कनिष्क के। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। देखिए, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। जैसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, सापेक्ष का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन के बारे में माना जाता है कि आइंस्टाइन से कई सौ साल पहले ये उस सिद्धांत को दे चुके थे। इनकी एक पुस्तक है नागार्जुन की जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र और इसी माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ठीक है।
ये किसके दरबारी कवि थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक और बात ध्यान रखेंगे, कनिष्क के दरबार में कई सारे और विद्वान थे, जैसे अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित की रचना करी, जिस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहते हैं, वो भी कनिष्क के दरबारी थे। एक व्यक्ति है वसुमित्र जिन्होंने महाविभास की रचना करी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, वो भी कनिष्क के दरबारी थे। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो संविधान का भाग प्रस्तावना को किस वाद में माना गया? ये माना गया केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। केशवानंद भारती वाद का जो निर्णय था वो 1973 में आया और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो पुराना निर्णय था वीरूवाड़ी संघवाद निर्णय जो 1960 में आया था उसको पलट दिया था। दरअसल जो वीरूवाड़ी संघवाद था इसका फैसला 1960 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है। और केशवानंद भारती वाद केस जिसका निर्णय जो था वो 1973 में आया, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक पार्ट है। ठीक है। भारत में कर्क रेखा कितने अक्षांश से होकर मध्य से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा को कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। देखिए जल्दबाजी में आपने ऑप्शन बी को यहां पर टिक नहीं करना है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 अक्षांश का मतलब ये नहीं होगा 23.5 अक्षांश इसको लिखा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। इसको पढ़ा जाता है 23 डिग्री और 30 मिनट, और आप जानते हैं मिनटों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहा जाएगा, ना कि इसको कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। इनको भी आपने याद करना है। ये पूरा क्रम है पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ का। कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया, पूरी डिटेल के साथ इनको यहां पर समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में एक और बात, जैसा आप जानते हैं हमने मॉक टेस्ट की सीरीज को शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणवश पिछले हफ्ते भी मॉक टेस्ट आपका नहीं आ पाया और इस हफ्ते भी मॉक टेस्ट अभी आपका नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे अगले हफ्ते से रेगुलर बेस पर हम मॉक टेस्ट को यहां पर सॉल्व करें। साथ में एक और चीज़, जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उस पर भी आपकी क्लासेस अगले हफ्ते से आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम लूसेंट सीरीज को कवर कर रहे थे। पूरी लूसेंट को सिंपल नोट्स के माध्यम से देख रहे थे। तो अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।